साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 7, सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट को, सेक्शन 12 पीसी एक्ट को और उससे जुड़े हुए मुद्दों को और उस पर आधारित एक महत्वपूर्ण निर्णय जो कि रिसेंटली प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। साथियों, जजमेंट का जो टाइटल है वो है कोडामरी बनाम स्टेट। जजमेंट का डेट है 1 मई 2025 और पिटिशन नंबर है 848/2007। साथियों, जजमेंट जो है ये प्रोनाउंस हुआ है अक्यूज़्ड के पक्ष में। इनिशियली उसे कंसर्न ट्रायल कोर्ट से कन्वर्ट किया गया था। मामले में जो है अपील दाखिल हुई और अल्टीमेटली द कंसर्न अक्यूज गॉट एक्विटल। तो क्या रहा इस केस में दाव पेच, किस किस तरीके से इस केस को प्रोसीड किया गया, ये हम सब पढ़ते हैं और एक एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप जो है नोट डाउन करते हुए हम चलेंगे। साथियों, सबसे पहले हम लिखेंगे धाराएं जिसके तहत आरोपियों का प्रोसिक्यूशन हुआ और उसके साथ साथ हम नोट डाउन करेंगे कि कितने आरोपी इस केस में इन्वॉल्व थे। आप अपनी जो कंसर्न नोटबुक है उसमें सबसे टॉप पर लिख लीजिएगा एंटी करप्शन, उसके नीचे जो है एरो बनाइएगा और लिखिएगा एक्विटल, फिर नीचे आइएगा फिर लिखिएगा सक्सेस स्टोरी। क्लियर है? और इसमें लिखिएगा टू अक्यूज्ड A1 एंड A2। A1 जो है कन्वर्ट हुआ है धारा 7, धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के तहत, और जो अक्यूज नंबर 2 है ये कन्वर्ट हुआ है धारा 12 पीसी एक्ट के तहत। साथियों, हम सब जानते हैं कि धारा 7 जो है वो जुड़ा हुआ है एक्सेप्टेंस से। एक्सेप्टेंस से जुड़ा हुआ कैसे है, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ और आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण निर्णय की ओर दिलाना चाहता हूँ जो कि प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। जजमेंट का नाम है नीरज दत्ता बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी, जिसका डेट है 15 दिसंबर 2022। उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर ऑफर है परिवादी का, आई रिपीट, अगर ऑफर है परिवादी का और उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है अक्यूज ने, क्लियर हो गया आपको। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर अगर कंसर्न जो मसला है ये जुड़ा हुआ है करप्शन से, देन इट विल बी द केस ऑफ सेक्शन 7 ऑफ पीसी एक्ट। और सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट के लिए ये ज़रूरी है कि डिमांड भी अक्यूज के पार्ट पर होगा एंड एक्सेप्टेंस भी अक्यूज के पार्ट पर होगा। तो सेक्शन 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट का स्कोप जो है काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सेक्शन 7। क्लियर हो गया अपने को। साथियों, इसके साथ साथ धारा 12 पीसी एक्ट को लेकर भी कई जजमेंट है। इवन जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एंड वेरियस हाई कोर्ट के। उन सबका एक ही मत है, टू कॉन्स्टिट्यूट सेक्शन 12 ऑफ पीसी एक्ट देयर मस्ट बी एन अबेटमेंट। और अबेटमेंट क्या है, जिसके लिए हमें आईपीसी का धारा 107, धारा 108, धारा 109 देखना होगा। अबेटमेंट जो है वो 3 तरीके से होता है, या तो होगा बाय द वे ऑफ इंस्टिगेशन, या तो होगा बाय द वे ऑफ इंटेंशनल एडिंग, या होगा बाय द वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी। क्लियर हो गया अपने को। तो ये कुछ मोड हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसको हमको ध्यान में रखना होगा ताकि जब भी हम केस स्टडी करेंगे तो कॉन्सेप्चुअली क्या पोजीशन है वो हमें क्लियर रहनी चाहिए। तो अगर इंसेप्शन पे जो धाराएं लगी हुई हैं उसके आधार पर अगर हम केस को देखते हैं तो हमें यह ज्ञात होगा कि मामला जो है वो करप्शन का, मीन्स जो कंसर्न अक्यूज नंबर 1 है उसके पार्ट पर एक्सेप्टेंस है कंसर्न ऑफर का, जो कि दिया गया है परिवादी के द्वारा, जो कि जुड़ा हुआ है करप्शन से या रिगार्डिंग गिविंग ऑफ ब्राइब मनी। अगर ये स्थिति काइंड्स में होती तो ऐसे सिनेरियो में धारा 7 की बजाय धारा 11 यहाँ पर इम्पोज किया जाता और धारा 13 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पीसी एक्ट यहाँ पर इसलिए इम्पोज किया गया है, कंसर्न लोक सेवक ने क्रिमिनल मिसकंडक्ट किया है। क्लियर है? और इनका कहना यह है कि आपने पेक्यूनरी एडवांटेज जो है गेन किया है खुद के लिए या किसी और के लिए, और अल्टीमेटली उसका उद्देश्य क्या है, टू प्रोवाइड द अनड्यू बेनिफिट टू द कंसर्न कंप्लेनेंट, और आप उस पोजीशन में हैं और अल्टीमेटली ऐसा करने के लिए आपने अपने पद का दुरुपयोग किया। और अगर हम सेक्शन 12 को देखते हैं तो ऐसा दिखाई देता है कि कंसर्न अक्यूज नंबर 2 ने कंसर्न अक्यूज नंबर 1 को अबैट किया, उसको उकसाया कि आप जो है करप्शन कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। क्लियर है? और करप्शन तो करना ही पड़ेगा। कुल मिला के उसको या तो उसने सपोर्ट किया है या इंटेंशनल ऐड किया है या उसको करा है इंस्टिगेट टू डू द करप्ट एक्टिविटी। क्लियर हो गया अपने को। तो अपेरेंटली सेक्शंस क्या हैं,
उसका मर्म क्या है ये अपन ने अब समझ लिया। अब आते हैं फैक्चुअल स्कोर के ऊपर। एक ऑफिस है, उसका नाम है मंडल रेवेन्यू ऑफिस। उस ऑफिस में अक्यूज नंबर 1 जो है ये है सर्वेयर। अक्यूज नंबर 2 कौन है? पिटिशन राइटर। केस क्या है परिवादी का कि उसने एप्लीकेशन जो है फाइल करी इन मंडल रेवेन्यू ऑफिस रिगार्डिंग सर्वे ऑफिस साइड। उस एप्लीकेशन पर जो कंसर्न अलॉटमेंट है वो अक्यूज नंबर 1 को हुआ। वो अल्टीमेटली जो है कॉल करता है परिवादी को उनके ऑफिस में। परिवादी जो है अप्रोच जब करता है तो वो साफ साफ कहता है कि काम तो मैं कर दूंगा पर इसके लिए मुझे पैसा चाहिए, और एक ब्राइब जो है डिमांड किया गया। अल्टीमेटली ये डिमांड जो है रिपीटेटिव रहा, ऐसा कहना है परिवादी का। उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहा एक्सेप्ट टू लॉन्च अ कंप्लेंट और रिपोर्ट टू द कंसर्न एंटी करप्शन ब्यूरो। मैटर जो है रिपोर्ट हुआ, वेरिफिकेशन हुआ, प्री ट्रैप हुआ, और ट्रैप के दौरान जो है ऐसा अलामत फाइल पे आए हैं, ऐसा कहना है प्रोसिक्यूशन का कि जो कंसर्न अक्यूज है उसने डिमांड किया है और जो कंसर्न मनी है उस कॉन्सिक्वेंस में अक्यूज नंबर 2 ने जो है प्राप्त कर लिया। जब पैसा लिया अक्यूज नंबर 2 ने तो अल्टीमेटली जो है उसको रंगे हाथों पकड़ा गया, और यह स्पष्ट करने का प्रयास प्रोसिक्यूशन ने किया कि बोथ अक्यूज्ड आर इन कॉल्यूजन। अल्टीमेटली ये चार्जशीट भी हो गए और इन पर कार्रवाइयाँ जो है स्टार्ट हुई। देखिए, आप एक बात समझिएगा कि जो ट्रायल होता है कंसर्न एंटी करप्शन मामलों में उसका वही प्रोसेस है जो एक क्रिमिनल केस में होता है। जैसे सप्लाई ऑफ कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू द कंसर्न अक्यूज्ड, जिसके लिए पहला सेक्शन क्या था 207 CRPC, अब सेक्शन है 230 BNSS। क्लियर हो गया अपने को? उसके बाद चार्जेस जो है फ्रेम होंगे, देन ट्रायल जो है स्टार्ट होगा और अल्टीमेटली उसका कंक्लूजन होगा। पर उस कंक्लूजन से पहले स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज जो है वो रिक्वायर्ड है टू बी रिकॉर्डेड, और हर एक सर्कमस्टेंस जो कि इंक्रिमिनेटिंग है वो ऑफर की जाएगी अक्यूज को, ताकि वो अपना स्पष्टीकरण अकॉर्ड कर सके। अगर उसे यह मौका नहीं मिलता है तो ऐसे कई जजमेंट है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि ट्रायल जो है वो विस्टेड होता है। क्लियर है बातें? साथियों, इस केस में कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखा, परिस्थितियों को देखा और अक्यूज को जो है कन्विक्ट कर दिया। साथियों, इस केस में जो प्राइम अटैक था कंसर्न डिफेंस का ऑनरेबल हाईकोर्ट में वो ये था कि जो कंसर्न परिवादी है केवल उसकी टेस्टिमोनी पर विश्वास करते हुए कन्विक्शन को आधार बनाया गया। उनका अटैक यह है कि देयर इज नो कोएजेंट सब्सटेंसिव कोरोबोरेटिव एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड। जब तक इस तरह की एविडेंस या अलामत फाइल पे नहीं है, कन्विक्शन अपने आप में ही गलत है। उनका ये कहना है कि ऑल्दो देयर इज सेटल्ड गाइडलाइंस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट कि सोल टेस्टिमोनी पर भी कन्विक्शन कर सकते हैं, पर ऐसा होने के लिए ही मस्ट बी होली रिलायबल। अगर कंसर्न परिवादी होली रिलायबल नहीं है, ऐसा मालूम पड़ता है कि उसके बयानों में इनकन्सिस्टेंसी या उसने कोई फैक्ट जो है छुपाया है, तो ऐसे सिनेरियो में उसका स्टेटमेंट जो है इट रिक्वायर्स अ कोरोबोरेशन। इनका अटैक यह था कि जो कंसर्न परिवादी है वो हैबिचुअल है, उसके खिलाफ जो है मल्टीपल केसेस हैं, जिस सिनेरियो में उसका जो क्रेडिट है उसको हम इम्पीच कर सकते हैं और हम सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट पर रिलाई कर सकते हैं। इनका ये कहना है कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोल रहा है, ऐसे व्यक्ति जिसके बयानों में विरोधाभास है, ऐसा व्यक्ति जिसके स्टेटमेंट जो हैं आपस में मेल ही नहीं खाते हैं, तो उस पर हम कैसे यकीन कर सकते हैं और किस प्रकार कन्विक्शन कर सकते हैं अक्यूज को। इन टोटो कहना यह था डिफेंस का कि ही इज़ बेसिकली एन अनट्रस्टवर्दी पर्सन, और किसी भी रूप में उसके स्टेटमेंट को बेस बनाकर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है। इनका ये कहना है कि जो कंसर्न परिवादी है उसका स्टेटमेंट जो फाइल पर है, खासकर जो पुलिस को दिया बयान और जो उसे बयान दिया मजिस्ट्रेट को। साथियों, एक तरफ तो वो कहता है कि मुझसे जो पैसों की मांग हुई है वो वही है 20/1/2001 को, वहीं दूसरी ओर वो कहता है कि जो पैसों की मांग हुई है वो वही है 25/1/2001 को। और अगर ये मान भी लें कि मांग हुई है 25/1/2001 को, तो उस दिन तो कहीं और ड्यूटी पर था कंसर्न आरोपी। दैट्स वाई जो फैक्ट अजर्ट कर रहे हैं, अवर्ट कर रहे हैं परिवादी ने, तो उनका अस्तित्व, उनका एग्जिस्टेंस हाईली इम्प्रोबेबल है। और इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि आप लोग कई बार घबरा जाते हो कि हमारे खिलाफ प्रिजम्पशन है, हम तो बचे नहीं पाएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि प्रिजम्पशन का होना आपके संवैधानिक अधिकारों को अफेक्ट नहीं कर सकता। अगर आपका संवैधानिक अधिकार है डीम टू बी इनोसेंट, तो यह अधिकार आपका स्टैंड करेगा। अगर प्रिजम्पशन है तो वो तभी ड्रॉ होगा कि जब प्रोसिक्यूशन जो प्राथमिक एलिमेंट्स है उनको रिकॉर्ड पर लिया है और उसके समर्थन में स्पेसिफिक एविडेंसेस हो।
अगर ऐसा नहीं है तो किसी भी रूप में प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ नहीं हो सकता। और अगर प्रिजम्पशन को ड्रॉ कर भी रहा है कोर्ट, तो अक्यूज के पास एक अपॉर्चुनिटी है टू रिब्यूट द सेम, जिसके लिए बेसिक थ्योरी क्या है, प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। और इस कॉन्टेक्स्ट में वो अपना प्रोबेबल डिफेंस जो है स्टैंड कर सकता है और रेमेडी जो है एज पर लॉ ऑब्टेन कर सकता है। साथियों, पॉइंट क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो हाईली इनकंसिस्टेंट है, खासकर ऑन पॉइंट ऑफ डिमांड। एक तरफ कोई और डेट है, दूसरी तरफ कोई और डेट है, जहां बयानों में इनकंसिस्टेंसी है और मेजर जो है विरोधाभास है और ये फैक्ट जो है एडमिटेड है, देन इट कास्ट अ शैडो ऑन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। इनका कहना यह है कि जो फील्ड विजिट है उसके नाम पर जो है पैसे मांगे गए और अल्टीमेटली जो है क्राइम कमिट किया गया। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कंसेंट व्यक्ति है, अगर वो कोई चीज़ डिमांड करेगा या किसी भी रूप में जो है कोई क्राइम करने की वो इंटेंशन रखता है, तो ऐसे सिनेरियो में उसको ओवरहेड जो है इंपॉर्टेंट है कि उसने किस प्रकार संपर्क करने का प्रयास किया, उसका क्या मोटिव रहा और किस प्रकार वो आगे प्रोसीड हुआ। जब तक कोई इस तरह के अलामत फाइल पे नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में गिल्ट को अज्यूम करना अपने आप में ही जो है गलत है। उनका यह अटैक है कि कोई मनी जो है रिकवर नहीं हुआ है अक्यूज नंबर 1 से, रिकवरी हुई अक्यूज नंबर 2 से, पर उसके पार्ट पे जो है डिमांड नहीं है। सेटल पोजीशन ये है कि मियर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट बी अ बेसिस टू अज्यूम दैट यू आर कल्प्रिट। डिमांड को जो है साबित करना पड़ेगा और अक्यूज नंबर 1 के पार्ट पे क्या डिमांड है ये स्पष्ट नहीं कर पाया प्रोसिक्यूशन। इवन उसके बयानों में जो है इनकंसिस्टेंसी है, एक ही पॉइंट को लेकर 2 अलग अलग वर्जन जो है फाइल पर हैं। इट मेक्स द वर्जन हाईली डाउटफुल एंड इट इंटरली कास्ट शेडो ऑन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। इनका कहना यह है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है सेक्शन 7 की वो फुलफिल नहीं हुई है। रिक्वायरमेंट क्या है कि यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, बीइंग अ पब्लिक सर्वेंट यू आर हैविंग पेंडेंसी ऑफ वर्क एंड टू डू दैट वर्क यू हैव एक्सरसाइज योर ऑफिशियल पोजीशन इन डिसऑनेस्ट वे। और इसका अल्टीमेट मोटिव क्या है कि हमें अल्टीमेटली जो है कंसेंट ब्राइब को जो है ऑब्टेन करना है। क्लियर है बात है। जब तक ये रिक्वायरमेंट्स नहीं है, इस तरह के अलामत नहीं है, केस जो है मेड आउट नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे एविडेंस फाइल पर होने चाहिए कि ही हैज़ डिमांडेड द इनलीगल ग्रेटिफिकेशन, जिसको हम अभी कहते हैं अनड्यू एडवांटेज। डिमांड इज मेड बाय अ पर्सन हु इज अ पब्लिक सर्वेंट। मोटिव क्या है? टू डिस्चार्ज द ऑफिशियल फंक्शन इन अनड्यू वे, और वो अपने पद को दुरुपयोग करते हुए कोई काम करने या कोई ऑफिशियल फेवर ना देने के पेटे जो है किसी ब्राइब की जो है याचना कर रहा है, देन केस विल बी मेड आउट। और सेक्शन 13 के लिए भी लगभग यही एलिमेंट है, पर वहाँ पर जो अब्यूज़ है वो ग्रेव नेचर का है। कुल मिला के जो इस केस की स्थिति है उसमें कोई भी आई विटनेस नहीं। जो सोल विटनेस है वो होना चाहिए रिलायबल, कोएजेंट, ट्रस्टवर्दी एंड कंसिस्टेंट। पर जब उसके स्टेटमेंट ही विरोधाभासी है और मिसमैच हो रहे हैं, देन उस पर इन होल रिलाई नहीं कर सकते जब तक कि उसका वर्जन जो है ड्यूली कॉरोबोरेट ना हो जाए। जिस कॉन्टेक्स्ट में जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 1957 EIR सुप्रीम कोर्ट पेज 614। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मटेरियल फैक्ट है उसको ढंग से नहीं बताया गया, उसको मिसमैच किया गया और डिमांड को लेकर कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है। ऐसे सिनेरियो में जहां डिमांड स्पेसिफिक नहीं है, फैक्ट्स मिसमैच हैं, इनकंसिस्टेंसी है, इन दैट सिनेरियो इट कुड बी अज्यूम दैट कि केस जो है वो इम्प्लीकेशन का है। तो कोर्ट ने सारी स्थितियों को, तथ्यों को देखते हुए आरोपी को दोषमुक्त करने के आदेश दिए। साथियों, ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें टू रीड द केस ऑफ एंटी करप्शन। सबसे पहली बात, आप रिपोर्ट पर जोर दिया करो। अगर रिपोर्ट आपने समझ ली, 70% केस जो है आप समझ गए, क्योंकि रिपोर्ट वो डॉक्यूमेंट है जिसमें वो घटनाक्रम बताता है जिसके आधार पर कंसर्न ACB या लोकायुक्त या CBI ये मानती है कि देयर इज अ प्रीमा फेशिया केस जो कि कॉग्निजेबल है, आगे प्रोसीड करना चाहिए विदाउट आस्किंग टू मजिस्ट्रेट। क्लियर है बात ये। तो रिपोर्ट में उसका खुद का नाम होगा, आपका डिस्क्रिप्शन होगा, डिमांड क्या हुई, कब हुई, कैसे हुई, इसका डिस्क्रिप्शन होगा। पर उस पॉइंट पर भी स्पेसिफिक जजमेंट्स हैं कि प्लेस, टाइम और पहली मुलाकात कब हुई है वो होना चाहिए स्पेसिफिक। अगर ऐसा नहीं है, मल्टीपल डिमांड वो बता रहा है बट उसको लेकर भी कॉरोबोरेशंस नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, इट मीन्स ही इज गोइंग टू डिपोज अ फैक्ट विच इज़ विदाउट कॉरोबोरेशन। और हमारे कानून में कॉरोबोरेशन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक कॉरोबोरेशन नहीं होगा तब तक वर्जन को हम स्टैंड नहीं मान सकते। अगर परिवादी कहता है कि सिर्फ मेरे बयान पर रिलाई करके ही कन्विक्शन करो, तो उसको टेस्ट पास करना पड़ेगा सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट का। और इसके अलावा उसके स्टेटमेंट होने चाहिए रिलायबल, कोएजेंट, ट्रस्टवर्दी, कंसिस्टेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर शुड नॉट बी एनी एलिमेंट ऑफ फैब्रिकेशन और मैनिपुलेशंस। ये बातें जो है विशेषता आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात है कि जो कंसेंट डॉक्यूमेंट है फाइल पे, जैसा कि सेकंड डॉक्यूमेंट क्या होगा, आप समझिए बात को। सेकंड डॉक्यूमेंट होगा इसमें वेरिफिकेशन का। उसमें 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक तो है अपना कंसेंट ट्रांसक्रिप्शन
ठीक है। और दूसरा है वेरिफिकेशन का रिपोर्ट, उसको लेकर क्या पोजीशन है उसको पढ़िए। फिर प्री ट्रैप में क्या हुआ उसको देखिए, मीन्स किस तरह से केमिकल्स को अप्लाई किया गया, केमिकल का सोर्स क्या है, केमिकल इशू कहाँ से हुए हैं, और जो कंसर्न विटनेसेस हैं उनको ये प्रोसेस बताया गया या नहीं बताया गया, हाउ मच एंग्जाइटी शोन बाय द एसीबी टू डू द प्रोसीडिंग्स और टू कंडक्ट द केस। चौथी बात ये कि ट्रैप में स्थिति क्या हुई, रिकवरी कहाँ से हो रही है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौके पर आरोपी का वर्जन लिया गया या नहीं लिया गया एज पर रूल नंबर 47 CBC गाइडलाइंस। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन सब बातों को लेकर जो सैंक्शन है फाइल पर, वो सैंक्शन किस तरीके की है, क्या माइंड अप्लाई हुआ या नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि सेक्युलर स्टाइल जो है सैंक्शन जारी कर दी है। अगर इस तरह की स्थितियाँ हैं देन डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर नोट्स, लीगल पोजिशन, रिसर्च वर्क एंड फैक्चुअल पोजिशंस विच आर टोटली करेक्ट इन आर केस, हम जो है कोर्ट को कन्विंस कर सकते हैं और बेनिफिट जो है ले सकते हैं। क्लियर है बात है। पर एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि अगर आप MP जोन में हैं तो वहाँ पर कन्विक्शन रेशो जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा जोर आपको डिमांड पे देना है। और जिसके लिए दो पैरामीटर हैं, या तो आप स्टैंड करें कि आवाज़ आपकी है ही नहीं, AI टूल इज़ यूज्ड टू मैनिपुलेट योर वॉइस। क्लियर है बात है। या इसके अलावा डिमांड जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, डिमांड जो है इनकन्सिस्टेंस है। इसके अलावा जो पैरामीटर हैं टू मेक सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए आप धारा 63 BSA पे जोड़ दीजिए या धारा 65B इंडियन एविडेंस एक्ट पे जो है जोड़ दीजिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिस पर जो है वर्कआउट करना पड़ेगा। और जो बातें बता रहा हूँ मैं बेसिकली जो कॉमन प्रूडेंस की बातें हैं वो हैं, हर केस पे ये एप्लीकेबल तब होगी जब आपकी केस की स्थितियाँ और जो मैं प्रिंसिपल बता रहा हूँ वो बिल्कुल मैच खा जाए, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए बहुत तसल्ली से बात को समझना है, आपको निर्णय पढ़ने हैं, उसके साथ साथ जो है प्रोसीड करना है, ताकि आप जो है एक लॉजिकल एंड पर जो है कंक्लूड कर लें अपने केस को, अदरवाइज ट्रबल आपके लिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कन्विंस करने का आपको प्रयास किया एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी पे एंड हाउ टू फाइट और कॉन्टेस्ट अ फॉल्स PC केस। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।